आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 का ज्योतिबा फुले के बारे में। देखिएगा, प्रस्तुत पाठ ज्योतिबा फुले में ज्योतिबा और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। अरे यार, ज्योतिबा फुले याद रखना पुरुष थे, जो सावित्रीबाई उसकी पत्नी थी, जो क्रांतिकारी थी। मतलब बहुत सारे लोग ज्योतिबा फुले कौन थी लोग पूछ देता है। हाँ। कौन था ये पूछना। उसकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। के प्रेरक जीवन चरित्र को दर्शाया, ये अपने मतलब की कहानी में वो जीवन चरित्र का मतलब दर्शाया गया। वो शिक्षा का सभी जाति वर्ग वर्ण पर समान अधिकार है और उसके लिए फुले संपत्ति ने जो संघर्ष किया उसे बताने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया है, ज्योतिबा फुले बताए हैं कि जाति वर्ग कुछ भी, शिक्षा सब क्या है, समान है और ये हमारे समाज के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है जो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। फुले दंपति ने अछूतों शोषितों महिलाओं को विधवाओं आदि के उदार का प्रण लिया। उन्होंने मतलब अपने जीवन काल में दंपति जिसको दबाया जाता था, अछूतों जो अछूत थे, शोषित जो वर्ग थे, महिलाओं को विधवाओं को, उसके लिए मतलब उसने कहा कि प्रण लिया और उसके लिए संघर्ष भी किया। संघर्ष किया कि इन दोनों ने उस समय में प्रचलित सामाजिक विषमताओं की रूढ़ियों का विरोध किया और जो भी लोग इस पर दबाव दे रहे थे सबको रूढ़िवादियों का इसने कहा कि मतलब विरोध किया। और विरोध करने के बाद समाज को निचले वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और समाज के जो निचले वर्ग थे उनके लड़ाई लड़के उसके समाज में दे दिया, रास्ता दे दिया। समझ भाई, ज्योतिबाबाई फुले क्या था? ज्योतिबाबाई फुले क्या थे? ये गूंगे नहीं थे। गूंगे तो हम लोग हैं जो अपने मतलब कि शोषण करते हैं, अशोषित लोगों को देखते हैं उसके प्रति हम आवाज तक नहीं उठाते हैं। ज्योतिबाबाई फुले ये थी नहीं थे। स्मरणीय बिंदु, लेखक के द्वारा प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी के द्वारा शिक्षा और समाज क्षेत्रों ने किए गए कार्य का वर्णन इस पाठ में किया गया है, ज्योतिबा फुले के पाठ में किया गया है। किंतु सामाजिक विकास को आंदोलन के 5 प्रमुख लोगों ने उसका नाम नहीं लिया जाता है। इसका कारण है कि सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के लोग प्रतिनिधि थे। मतलब उच्च वर्ग के लोग क्या, जो भी चीज़ बनता है हमारे देश में ना, उसमें उच्च वर्ग के लोगों को हस्तक्षेप हो जाता है, निम्न वर्ग को हस्तक्षेप किया ही नहीं जाता था। ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर खुला हमला बोल दिया था और उस समय ज्योतिबाबाई जो फुले थे ना, वो मतलब पूंजीवादी लोग और पुरोहितों को एकदम डायरेक्ट उनसे लड़ाई कर लेते थे। ये जाकर ये वर्ण जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। बोला कि नहीं, आप अगर किसी को वर्ण के आधार पर, किसी को जाति के आधार पर, किसी के वर्ग के आधार पर आप उसको सता रहे तो ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। गुलामगिरी, ये भी कहा है तुम्हारे लिए ठीक नहीं। गुलामगिरी करना, कुछ लोग की आदत होती है गुलामगिरी करने के, गुलामगिरी करना भी ये ठीक नहीं है। सेंतर आचार्युडू किसानों का प्रतिशोधन तथा सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में उसके विचारों का संकल्प किया गया है। उनके मत में जिन परिवारों के पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, यह परिवार आदर्श परिवार है। अब मानने योग्य बात है कि जिस परिवार में पिता बौद्ध हो, माता ईसाई हो, बेटी मुसलमान हो और बेटा का सत्य धर्मी हो, तो उस परिवार एक आदर्श परिवार होता है। वो परिवार क्या होता है? एक आदर्श परिवार होता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों के लिए बंद कर रखे हैं ताकि वह पुरुषों को समान स्वतंत्रता न ले सके। और पुरुष एक ऐसा व्यक्ति है जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए बंद किया था, लेकिन ज्योतिबा फुले बोले कि नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए हमारे देश में। अगर हम स्त्रियों के बगैर शिक्षा का अवसर देते हैं तो वो पुरुषों की मेजबानी बन सकती है, पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सकती है। ज्योतिबा फुले स्त्री के समानता को परिचय करने वाले को नई विवाह विधि की रचना की। उन्होंने मतलब कि स्त्रियों के विवाह का एक नई विधि बनाया ज्योतिबा फुले। उन्होंने अपनी एक नई विधि से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने पुरुषों पर प्रसाधन, संस्कृति समर्थन और स्त्री के गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए। जो भी मतलब मंत्र था जो मतलब स्त्री को गुलाम बनाया जाए, उस सभी मंत्र को इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। उसके स्थान पर ऐसे मंत्र रखे जिन्हें वो वधु आसानी से समझ सके। उन्होंने उसके स्थान पर एक ऐसा मंत्र रखा जिन्होंने वधु मतलब जो कन्याएं होती है वो अच्छे से उस चीज को समझ सके। क्योंकि इसके पहले भी देखो, ब्राह्मण कभी किसी को छोड़ा नहीं और नहीं छोड़ेगा। वो जिसको लपेटा उसको पीसा है अच्छे से ब्राह्मणों ने। 1888 में ज्योतिबा फुले ने महात्मा की उपाधि को लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि इससे मेरा संघर्ष का कार्य बाधित होगा। उन्हें बोला कि मुझे उपाधि नहीं चाहिए, महात्मा की उपाधि, मुझे मेरा संघर्ष इससे कहा जाएगा बाधित हो जाएगा।
उसकी कथनी उसके आचरण और व्यवहार में उतारती हुई दिखाई देती थी। स्त्री शिक्षा के समर्थन ज्योतिबा ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया। ज्योतिबा ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया, जिसका नाम था सावित्रीबाई फुले। उन्होंने मराठी अंग्रेजी भाषा में परंपरागत किया उसने। सावित्रीबाई को पढ़ने की रुचि बचपन से ही थी। सावित्रीबाई पढ़ने में बहुत इच्छुक थी। एक बार बचपन में लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी थी सावित्री को। घर पहुंचने पर पिता ने वह पुस्तक कूड़ेदान में फेंक दी, लेकिन जब घर पहुंची सावित्री लेकर उसके पिता पुस्तक कहाँ फेंक दिया है? कूड़ेदान में फेंक दिया। सावित्रीबाई ने उसे छिपा कर रख दिया, कूड़ेदान से निकाली और सावित्रीबाई ने उसे कागज छिपा कर रख दिया। तथा विवाह पश्चात शिक्षित होने पर उसे पुस्तक को पढ़ा। जब उसका विवाह हो गया ज्योतिबा फुले से, तब जाकर किताब उसने पढ़ा। 14 जनवरी 1848 को भारत में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना पुणे में हुई। 14 जनवरी 1848 में भारत में सबसे पहले कन्या पाठशाला की स्थापना कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को बहुत सी बाधाओं तथा बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। और निम्न वर्ग के लोगों के लिए सबसे पहले जो मतलब कि एजुकेशन खोले थे वो थे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई, दोनों मिलकर। लेकिन उनके लिए उन्होंने बहुत लड़ाई किया। ज्योतिबा के धर्मवीरू पिता ने भी बहुत बेटे को घर से निकाल दिया, बहु बेटे को घर से निकाल दिया। बताओ, ज्योतिबा को और सावित्रीबाई फुले को भी उसके पिता धर्मवीरू जो पिता थे उन दोनों को घर से निकाल दिया, क्योंकि लोग स्कूल बना दिए थे निम्न वर्ग के लोगों को पढ़ने के लिए। सावित्री को तरह तरह के अपमानित किया जाता था। सावित्री को तरह तरह के अपमानित किया। बताओ कैसे रहती थी औरत। ऊपर उन्होंने 1840 से 1890 तक 50 वर्ष तक एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया। 50 वर्ष तक एक ही मिशन को काम किया उसने। उन्होंने मशीनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम किया। उसने किसानों को अछूतों को झुग्गी झोपड़ी में जाकर उसने काम किया। बताओ, वे दलितों और शोषित के हक में खड़े हो गए। बोले कि दलितों को मैं हक दिला करूंगा। महात्मा फुले और सावित्रीबाई का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन का एक मिसाल बन गया। ऐसे भी हमारे देश में लोग पले रहते थे जो शोषित वर्ग के लिए अपनी जान घर से निकाल दिए पिता ने, फिर भी लोग आके जाकर अछूतों के घर किसानों के लिए अपनी लड़ाई को आवाज़ को बुलंद किए। ऐसा होना चाहिए देश में। निबंध ज्योतिबा फुले। लेखक का नाम है सुधा अरोड़ा। प्रसंग प्रस्तुत गद्य में लेखिका ने ज्योतिबा फुले के सामाजिक कार्यों की झांकी। लेखिका बताती है कि ज्योतिबा फुले का नाम भारत के प्रमुख 5 समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है। ज्योतिबा फुले का नाम भारत के 5 प्रमुख लेखकों में शामिल नहीं किया जाता। यह कोई अचानक घटित हुई किसी घटना का परिणाम नहीं है कि भारत के समाज के प्रगति और परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने वाले ज्योतिबा फुले को इस सूची से विलग कर दिया गया। वास्तव में उनकी सराहनीय कार्य महत्वपूर्ण भूमिका को जानबूझकर देखा किया गया, क्योंकि उस समय जातिवाद शोषण लोग ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से उनके हर चीज़ को दबा दिया जाता था। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को आज हमारे तरफ से और आज पूरे इंडिया की तरफ से उनको कोटि कोटि नमन है। ऐसे स्त्री को, पुरुष को, पति पत्नी को होना हमारे देश की गौरव की बात है, जो इस देश को आगे बढ़ाते हैं, है कि ना।